अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय नेम इज़ जुनेद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम 50 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कैलिब्रेशन कर्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कैलिब्रेशन कर्व जो है उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला ऑप्शन है टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सैंपल, टू डिटरमिन द एब्जॉर्बेंस, to identify the chemical composition and to determine the molecular weight of a substance। बेसिकली कैलिब्रेशन कर्व में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट नाउन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। तो उसके थ्रू जब हम प्लॉट ड्रा करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो वहाँ से हम अननाउन कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास अगर एक ऐसा सैंपल है कि जिसकी कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, तो कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू हम उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। सो राइट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का जो पर्पस है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो, based on solubility in solvents, based on differences in boiling points, and based on different affinities for a stationary phase and mobile phase। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ रिलेटिव अफिनिटी की बेस पे हम जो कंपाउंड्स हैं उनकी सेपरेशन करते हैं, और यही प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे एट डिफरेंट रेट्स depending on their affinity towards stationary and mobile phase। Next question है, in potentiometric titration the end point is detected by। potentiometric titration में end point जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर के थ्रू, या सडन चेंज इन पोटेंशियल मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज नहीं किया जाता, बल्कि एंड पॉइंट डिटेक्ट किया जाता है बाय शार्प चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो होता क्या है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे एक शार्प चेंज आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, जो कि एंड पॉइंट की डिटेक्शन होती है। और इसमें जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है, उसको डिटेक्ट किया जाता है बाय पीएच और आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है कि सडन चेंज होता है पोटेंशियल में, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू मेजर करते हैं, एंड दैट विल बी द एंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द एटोमाइजेशन ऑफ द सैंपल अकर्स। अब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एटोमाइजेशन है, ठीक है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं, एटोमाइजेशन ऑफ द सैंपल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लेम, सॉलिड फेज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैक्यूम चैम्बर। तो एटोमाइजेशन जो होती है वो फ्लेम में होती है। तो इसमें होता क्या है कि फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो जो स्कोपी है, इसमें सैंपल को सबसे पहले जो है फ्लेम में रखा जाता है, जहाँ पे वो ऑटोमाइज होता है, यानी कि फ्री ग्राउंड स्टेट एटम्स में कन्वर्ट होता है। देन क्या होता है कि वो एटम्स जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ से उनका फिर फर्दर स्पेक्ट्रा आता है, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में जो एटोमाइजेशन है सैंपल की, वो कहाँ होती है, फ्लेम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज फॉर डिटर्मिनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो है पॉलीमर का, उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या इंफ्रारेड। तो इसका करेक्ट आंसर है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जहाँ पे जो सेपरेशन होती है वो साइज और मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी।
जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेशनरी फेज है गैस क्रोमेटोग्राफी में स्पेसिफिकली, वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखें कि गैस क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि इसमें जो मोबाइल फेज है वो एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, और स्टेशनरी फेजेस टिपिकली या लिक्विड पॉलीमर सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या फिर डाईमिथाइल पॉलीसाइलोक्सेन, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोटेड ऑन एन इनर्ट सॉलिड स्पॉट। इसमें क्या होता है कि C18 नॉर्मली जो है उसको यूज़ किया जाता है HPLC में, लेकिन अगर हम बात करें गैस क्रोमेटोग्राफी में तो उसके लिए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर, यानी NMR जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन देखिएगा, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस, इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद द मैग्नेटिक फील्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन और इमिशन ऑफ लाइट बाय एक्साइटेड एटम्स। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन के। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई का इंट्रैक्शन होता है विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो NMR रिलाइज ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई। जब उन्हें क्या किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और रेडिएशन के नतीजे में क्या होती है, न्यूक्लियाई की रेजोनेंस होती है, जहाँ से फिर फर्दर हमें केमिकल शिफ्ट के थ्रू स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो डिटेक्टर है कॉमनली कौन सा यूज होता है। तो ऑप्शन है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, फोटोडायोड डिटेक्टर है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, FID। ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला डिटेक्टर है गैस क्रोमेटोग्राफी में, और इसका काम क्या है कि इट डिटेक्ट्स आइंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि क्या होता है, सेपरेशन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन होती है, वहाँ से जो आइंस जो प्रोड्यूस होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है इन अ हाइड्रोजन एयर फ्लेम। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए हाईली सेंसिटिव जो है डिटेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाई इज बफर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। बफर सोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला ऑप्शन है इट न्यूट्रलाइजेज एसिड्स एंड बेसिस कंप्लीटली, मेंटेन अ कांस्टेंट pH ड्यूरिंग रिएक्शन, प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन और इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है कि ये pH को कांस्टेंट रखता है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH में, कि जब उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड किया जाए। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन जो हैं दे आर वेरी क्रूशियल इन रिएक्शंस के, जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रोड रिस्पॉन्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा हो, pH पे। तो pH को स्टेबल रखने के लिए बफर सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ICP-MS द आइंस आर डिटेक्टेड बेस्ड ऑन। अब इसमें ICP-MS में जो आइंस की डिटेक्शन होती है वो होती है मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे। ठीक है, जस्ट साइज की बेस पे नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं, बल्कि मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे डिटेक्शन होती है। और ICP-MS जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो आइंस हैं वो जनरेट होते हैं इन प्लाज्मा, जहाँ से उनको सेपरेट किया जाता है मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे। और ये टेक्निक जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है फॉर अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस। ठीक है, यानी अल्ट्रा जो है ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस जो है उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर लॉ रिलेट्स द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स। बेयर्स लॉ जो है एब्जॉर्बेंस, ठीक है, बेयर लॉ है क्या, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ जो है दोनों पे ही के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्बेंस। सो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज टिपिकली यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फॉर टाइट्रेशन। यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है। इसमें ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या पोटाशियम परमैंगनेट। तो इसका राइट आंसर है पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है,
अब इसमें ज़रा देखिएगा कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और इसको जो है यूज़ किया जाता है एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि वक्त के साथ स्टेबल रहें, ठीक है। स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको यूज़ नहीं किया जाता एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि ये क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस हो जाती है। तो पोटाशियम परमैंगनेट जो है इसको यूज़ किया जाता है और ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ टाइट्रेशन प्रोसेस द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड व्हेन। टाइट्रेशन में दो तरह के पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट वो होता है कि जहां पे कलर चेंज हो इंडिकेटर का, ठीक है, यानी चेंज इन कलर से हम एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है कि जहां पे टाइट्रेंट और एनालाइट दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनालाइट, ठीक है। और ये जो है एक थ्योरेटिकल पॉइंट है कि जिसमें स्टिशियोमेट्रिकली इक्वल अमाउंट्स होती हैं टाइट्रेंट और एनालाइट की, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, और इंडिकेटर कलर चेंज जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है टू द एंड पॉइंट, ठीक है, टू द एंड पॉइंट। अब इसमें क्या होगा कि जब टाइट्रेंट और एनालाइट जो है वो इक्वल अमाउंट में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए, तो जब टाइट्रेंट एक्सेस में होगा तो तब इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आम तौर पे एक स्टेप पहले और उसके बाद एंड पॉइंट होता है, ठीक है। या कह लें कि अच्छी टाइट्रेशन वो होती है कि जहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो क्या हो, अप्रोक्सीमेटली उनका जो पॉइंट है वो बहुत क्लोज हो, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होता है कि जहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट इक्वल हो अमाउंट ऑफ एनालाइट के एंड दे हैव रिएक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट या एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखिएगा कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में कौन कौन सी हैं, इसमें परमैंगनेट टाइट्रेशन है, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन हैं। तो इसमें नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, जबकि बाकी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्लोरीन को रिलीज कर देता है, एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है। तो इसलिए जो बेस्ट है रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए वो है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन इज डिटरमिन्ड यूजिंग अ, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिटरमिन करते हैं किसके थ्रू, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के थ्रू जो है डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन ही ये है कि ये क्या है, एक ऐसा मेथड है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ बेस्ड ऑन टाइट्रेशन where a solution of known concentration is reacted with an unknown until the equivalence point is reached। तो अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन कि जिसकी कंसंट्रेशन मालूम हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस टेक्निक, ठीक है, यानी कौन सी मेथड है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन, टाइट्रेशन एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें राइट आंसर है एक्सरे डायफ्रैक्शन। अब इसमें जरा देखिएगा, XRD जो है एक्सरे डायफ्रैक्शन जो टेक्निक, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है कि जिसमें सैंपल रिमेन इंटैक्ट, यानी सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता आफ्टर एनालिसिस, ठीक है। जबकि टाइट्रेशन में या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि सैंपल कंज्यूम हो जाता है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सैंपल जो है उसकी आयनाइजेशन होती है, वहाँ से फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो किस मेथड में, किस टेक्निक में सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, कौन सी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, तो गिवन ऑप्शन में राइट आंसर है एक्सरे डायफ्रैक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ अ पीएच मीटर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर इज बेस्ड ऑन, तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, द वोल्टेज जनरेटेड बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड द सैंपल सोल्यूशन, या द इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद एन इंडिकेटर, द रिएक्शन ऑफ पीएच सेंसिटिव डाइज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट। तो करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है कि इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज जनरेट होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सैंपल सॉल्यूशन के कंपैरिजन से, ठीक है, तो वो ही एक्चुअली जो है पीएच मीटर की बेसिस प्रोवाइड करता है। तो इसमें ज़रा देखें, पीएच मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ ग्लास इलेक्ट्रोड सेंसिटिव ऑफ एच पॉजिटिव आयंस एंड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्चुअली उसको मेजर किया जाता है, और फिर जो है वोल्टेज जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है पीएच वैल्यू में, ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास क्या होता है, पीएच मीटर पे जस्ट रीडिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिस्टिलेशन प्रोसेस द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज बेस्ड ऑन, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो सेपरेशन है कंपोनेंट्स की वो किसकी बेस पे होती है, डेंसिटी की बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे, सॉल्युबिलिटी या पोलराइजेबिलिटी, तो इसका राइट आंसर है बॉइलिंग पॉइंट। आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है, या वैक्यूम डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है, हम जो है डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्टिलेशन है उसमें लिक्विड मिक्सचर को हम हीट करेंगे और कंपोनेंट के जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, और कंडेंस्ड होगा तो दोबारा हमारे पास दोबारा लिक्विड फॉर्म में हासिल हो जाएगा। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे वन बाय वन जो है लिक्विड्स पहले वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर कंडेंस करके उन दोबारा उन्हें लिक्विड फॉर्म में हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा कंपोनेंट के जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो सेपरेट होगा लास्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मोनोक्रोमेटर्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मोनोक्रोमेटर्स का क्या काम है, तो मोनोक्रोमेटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये वेव लेंथ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, टू आइसोलेट अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट करने के लिए मोनोक्रोमेटर्स को यूज किया जाता है, और मोनोक्रोमेटर्स आमतौर पे या तो प्रिज्म्स को यूज किया जाता है इस मकसद के लिए या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को, ठीक है, ताकि नैरो वेवलेंथ बैंड को सिलेक्ट किया जा सके फ्रॉम अ ब्रॉड लाइट सोर्स, क्योंकि हमारे पास जो लाइट सोर्स होता है उसमें वेरिएबल वेवलेंथ की रेडिएशन जो है आ रही होती है, तो उसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ की नैरो वेवलेंथ रेंज को सिलेक्ट करने के लिए मोनोक्रोमेटर को यूज किया जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है एक्यूरेट मेजरमेंट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a common source of error in analytical chemistry experiments, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो डिफरेंट एरर्स होते हैं, ठीक है, तो कौन सा कॉमन सोर्स ऑफ एरर नहीं है, तो ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल मेल फंक्शन, कॉन्टेमिनेशन ऑफ रिएजेंट्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सैंपल्स या थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेल फंक्शन कर जाए यानी ख़राब हो जाए, सही एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, या कॉन्टेमिनेशंस की वजह से भी रिजल्ट्स जो हैं वो उनमें एरर आता है, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सैंपल्स इस वजह से भी एरर आ सकता है, और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, तो डी ऑप्शन जो है ये मोस्ट कॉमन या कह लें कि कॉमन एरर नहीं है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। एरर यूजुअली अराइज फ्रॉम प्रैक्टिकल इश्यूज लाइक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, contaminated reagents और पुअर सैंपल हैंडलिंग, ये रीजंस हैं मेन रीजंस जिनकी वजह से एरर आता है। अब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो है इसको करेक्ट किया जा सकता है और ये नॉट अ सोर्स ऑफ एरर, ठीक है, कैलकुलेशंस में थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में आप क्या है, अगर एक बार कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल कोई एरर आया है ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या कॉन्टेमिनेशन की वजह से या पुअर सैंपल हैंडलिंग की वजह से, तो फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिसीजन ऑफ एन एनालिटिकल मेथड रेफर्स टू, प्रिसीजन का मतलब क्या है, ठीक है, प्रिसीजन का मतलब
मैयर ऑफ रीप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, पहला ऑप्शन देखें, हाउ क्लोज द मैयर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू। तो हाउ क्लोज द मैयर वैल्यू ये प्रिसिजन नहीं बल्कि इसे एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, तो ये बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है कि मेजरमेंट्स में कंसिस्टेंसी जो होती है उसको प्रिसिजन कहा जाता है। तो प्रिसिजन इज अ मेजर ऑफ रीप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी आप जो है डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनमें आप किस हद तक रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज प्रिसिजन। सो हाउ क्लोज रिपीटेड रिजल्ट्स आर टू ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो, लेकिन अगर रिजल्ट्स में रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या है, रेपिटिशन है, कंसिस्टेंसी है, सो दैट इज प्रिसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट इंडिकेट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ठीक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है, द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स को, वेरिएशन इन द मेजरमेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर या अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सैंपल। तो इसका राइट आंसर है द वेरिएशन इन द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में जो वेरिएशन आती है, ठीक है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांटिफाइज द स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ डेटा अराउंड द मीन, यानी जो मीन वैल्यू है उससे किस हद तक हमारा जो डाटा है उसमें वेरिएशन है, उसमें डिस्पर्शन है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। अ स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होगी इसका मतलब है डाटा जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, रिजल्ट्स उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैलिब्रेशन कर्व द एक्स एक्सिस टिपिकली रिप्रेजेंट्स। अब कैलिब्रेशन कर्व जो है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं अननाउन सैंपल की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए, उसमें एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, वेवलेंथ या टाइम ऑफ मेजरमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि कैलिब्रेशन कर्व बेसिकली एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हम कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे और जो मेजर्ड रिस्पांस होता है लाइक एब्जॉर्बेंस वगैरह उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और फिर जो हमारे पास कर्व आती है या स्ट्रेट लाइन आती है या जो पैटर्न आता है, ग्राफ आता है, उसमें से उसको यूज़ करके हम अननोन सैंपल की जो कंसंट्रेशन है उसको कंपैरिजन के थ्रू डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, उसकी वैलिडेशन के लिए किस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें कैलिब्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एडिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी जो है मेथड्स को यूज़ किया जाता है फॉर वैलिडेशन। तो इसमें ज़रा देखें कि इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस जो है उसको वैलिडेट किया जाता है कैलिब्रेशन के थ्रू, यानी एक्यूरेसी चेक किया जाता है। इसके अलावा लीनियर रिग्रेशन, यानी उसमें देखा जाता है कि कितनी लीनियरिटी है, ठीक है, रिजल्ट्स में। और स्टैंडर्ड एडिशन यानी कि मैट्रिक्स इफेक्ट कंपनसेशन को भी चेक किया जाता है। ओवरऑल इन तमाम फैक्टर्स जो है इनको यूज़ किया जाता है टू वैलिडेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैंक सैंपल इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में ब्लैंक सॉल्यूशन, ब्लैंक सैंपल को यूज़ किया जाता है किस मकसद के लिए। तो ऑप्शन है सेट द जीरो एब्जॉर्बेंस, कैलिब्रेट द वेवलेंथ, अकाउंट फॉर इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सेट द जीरो एब्जॉर्बेंस। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि एक्चुअल में सैंपल को रन करने से पहले क्या किया जाता है, उसकी ज़ीरो एब्जॉर्बेंस जो है उसको सेट किया जाता है। तो उसके लिए हम ब्लैंक सैंपल यानी सैंपल के बगैर जो है एक बार इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। अब ब्लैंक कॉन्टेन्स ऑल रिएजेंट्स एक्सेप्ट द एनालाइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल में एनालाइट है उसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी जो अगर सॉल्वेंट्स वगैरह हैं तो उनको हम रन करके क्या करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, और उसके बाद उसको हम इंस्ट्रूमेंट जो है उसको सेट कर देते हैं टू ज़ीरो एब्जॉर्बेंस पे। इट इज़ यूज टू ज़ीरो द इंस्ट्रूमेंट एंड एलिमिनेट इंटरफेरेंस फ्रॉम द सॉल्वेंट और रिएजेंट्स
इंश्योरिंग ओनली एनालाइट एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड। यानी हमने पहले क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एनालाइट है और उस एनालाइट को हम सोल्यूशन की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, पहले जस्ट उस सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस लेनी है। और जब हम सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस लेंगे, ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि टोटल एब्जॉर्बेंस में सॉल्वेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो फिर सॉल्वेंट इफेक्ट को या डिफरेंट रिएजेंट्स जो हैं उनकी इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करते हैं बाय दिस मेथड। ठीक है, सो ब्लैंक सैंपल जो है उसका मकसद क्या है कि एब्जॉर्बेंस को क्या किया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए, ताकि हम किसी भी इंटरफेरेंस को एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी मेजर फॉर हैंडलिंग हैजर्डस केमिकल्स। यानी हमारे पास डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, हैजर्डस केमिकल्स, उनकी हैंडलिंग के लिए सेफ्टी मेजर नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यूजिंग अ फ्यूम हुड व्हेन हैंडलिंग वोलेटाइल सब्सटेंसेस, स्टोरिंग रिएजेंट्स इन अनमार्क्ड कंटेनर्स, या कीपिंग इमरजेंसी आई वॉश स्टेशंस एक्सेसिबल। इसमें जो ए, बी और डी ऑप्शन हैं ये सेफ्टी मेजर्स हैं, जबकि सी ऑप्शन जो है ये सेफ्टी मेजर नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए, जो रिएजेंट्स होते हैं उनको मार्क्ड कंटेनर में, मार्क्ड बॉटल्स में ही रखना चाहिए। ठीक है, सो ऑल केमिकल्स मस्ट बी प्रॉपरली लेबल्ड विद नेम। ठीक है, हर केमिकल का क्या होना चाहिए, वो लेबल्ड होना चाहिए, उसका नेम, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी हैजर्डस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर अनमार्क स्टोरेज होगी वो अनसेफ है। ठीक है, और लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल की वायलेशन में आता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा कि केमिकल्स जो हैं उनको प्रॉपरली लेबल्ड करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फॉलो लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज क्वार्ट्ज यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यूवेट्स इंस्टेड ऑफ ग्लास। यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम जो क्वार्ट्ज जो है उसको, उसकी बनी हुई क्यूवेट्स को क्यों यूज़ करते हैं, ग्लास की क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, क्वार्ट्ज इज चीपर देन ग्लास, क्वार्ट्ज ट्रांसमिट यूवी रेडिएशन, ग्लास डज नॉट, क्वार्ट्ज एब्जॉर्ब यूवी स्ट्रांगली, ग्लास रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट। अब इसमें ज़रा एक कॉन्सेप्ट देखिएगा कि हमने क्यूवेट्स वो यूज़ करनी है जो कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करें। ठीक है, इस वजह से क्वार्ट्ज की बनी हुई क्यूवेट्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्लास जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिए, क्वार्ट्ज ट्रांसमिट यूवी रेडिएशन, ग्लास डज नॉट, तो ये इसका राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। ग्लास जो है क्या करेगा, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है बिलो 350 नैनोमीटर, जबकि क्वार्ट्ज जो है वो ट्रांसमिट करता है डाउन टू 200 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो इस वजह से क्वार्ट्ज की बनी हुई जो है क्यूवेट्स वो यूज़ की जाती हैं इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन मेंटेनिंग एन एनालिटिकल लेबॉर्ट्री एक्यूरेसी। एनालिटिकल लेबॉर्ट्री एक्यूरेसी जो है उसको कौन सा फैक्टर जो है की फैक्टर, तो ऑप्शन देखिएगा, प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर, प्रॉपर सैंपल स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं ये राइट हैं, दे आर द की फैक्टर्स इन मेंटेनिंग एन एनालिटिकल लेबॉर्ट्री एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, एक्यूरेसी इन द लैब रिक्वायर्स, इसमें क्या क्या शामिल है, इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन है, क्लीन ग्लासवेयर है ताकि कंटेमिनेशन ना हो, और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सैंपल्स ताकि किसी किस्म की जो है डिग्रेडेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज ईडीटीए प्रेफर्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ईडीटीए को प्रेफर क्यों किया जाता है। ऑप्शन है, इट इज वीक चिलेटिंग एजेंट, it forms soluble complexes only with alkali metals, it forms stable 1:1 complexes with most metal ions, and it gives color to metal solutions। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, वो ये है कि इट फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मोस्ट मेटल आयंस, और मेटल आयन के साथ इसकी जो रेशो होती है वो 1:1 होती है। ठीक है, ईडीटीए बेसिकली क्या है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है और ये स्ट्रांगली बाइंड करता है मेटल्स के साथ।
और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो 1:1 कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, रिगार्डलेस द चार्ज। और इससे क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो सिंपल रहती हैं। तो EDTA जो है इसको प्रेफर किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज हाई वैक्यूम रिक्वायर्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, यानी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हाई वैक्यूम क्यों रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन है टू इम्प्रूव रेजोल्यूशन ऑफ पीक्स, टू प्रिवेंट कोलिजन ऑफ आयंस विद गैस मॉलिक्यूल्स, टू रिड्यूस नॉइज फ्रॉम डिटेक्टर्स एंड टू अलाउ हायर आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली वैक्यूम का मकसद ये होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स ने आयनाइज होकर आयंस में कन्वर्ट करना है, तो उन आयंस की जो कोलिजन है, ठीक है, उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ठीक है, अगर कोलिजन ज़्यादा होगी तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन के पैसेज में रुकावट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट कोलिजन ऑफ आयंस विद गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बेसिकली मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, आयंस मस्ट ट्रेवल फ्रीली टू द डिटेक्टर। ठीक है, आयंस को डिटेक्टर तक फ्रीली जो है मूव करना चाहिए। तो हाई वैक्यूम जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आयंस जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड ना करें, और विच वुड स्कैटर देम एंड रिड्यूस एक्यूरेसी। अगर क्या होगा, कोलिजन होगी तो फिर आयंस स्कैटर हो जाएंगे और एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस होगी। आयंस को कहाँ तक पहुँचना है, डिटेक्टर तक पहुँचना है, तभी हमारे पास जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। तो इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, फिर हाई वैक्यूम जो है यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्शन मेथड इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है डिटेक्टर हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, अल्ट्रा वायलेट विजिबल एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर है, और मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए जो मोस्ट कॉमन यूज डिटेक्टर है वो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर। ठीक है, ये वाइडली यूज होता है इन HPLC। और इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज मैनी ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, तो UV लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से ये एक बेस्ट डिटेक्टर है, और दिस absorbance of UV light making it a versatile and sensitive detector. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट। अब गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये हमें रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या थे, द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, वाइदर अ रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली, द कंसंट्रेशन ऑफ डिटेक्टर एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वाइदर अ रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर डेल्टा G नेगेटिव है यानी 0 से लेस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री इज कॉमनली यूज्ड टू एनालाइज मॉलिक्यूलर आयंस इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में मॉलिक्यूलर आयंस को एनालाइज करने के लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है। यानी बेसिकली यहाँ पे आयनाइजेशन मेथड्स का रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में मोस्ट कॉमनली यूज आयनाइजेशन टेक्निक कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन है, प्लाज्मा आयनाइजेशन है, लेज़र इंड्यूस्ड आयनाइजेशन है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन जो है ये मोस्ट कॉमन आयनाइजेशन मेथड है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में। इसमें होता है क्या है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाता है। ठीक है, जहाँ से क्या होता है कि मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन होती है, और इंट्रैक्शन ऑफ IR रेडिएशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। सही है, द इंट्रैक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो यहाँ जरा देखिएगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स बिकॉज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब IR लाइट एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज दैट कॉरिस्पॉन्ड टू देयर बॉन्ड वाइब्रेशंस, जिसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग आती है, और नतीजतन करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है, जिसकी बेस पे हम जो है
मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करते हैं, ख़ास तौर पे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, रेडिएशन के नतीजे में होगा क्या कि मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन होती हैं, जो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन होती है मॉलिक्यूल में, वो आईआर की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द वाटर कंटेंट इन अ सैंपल। सैंपल में वाटर कंटेंट जो है ठीक है, उसमें उसको डिटरमिन करने के लिए कौन सा मेथड है? तो इसमें ऑप्शन है टाइट्रेशन विद अ कॉल फिशर रिएजेंट, गैस क्रोमेटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइट्रेशन विद अ कॉल फिशर रिएजेंट। अब कॉल फिशर टाइट्रेशन जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है फॉर डिटरमिनिंग ट्रेस वाटर कंटेंट। यानी फॉर एग्जांपल सैंपल में हमारे पास सैंपल में वाटर मौजूद है और वो ट्रेस अमाउंट में है, तो उसको डिटरमिन करने के लिए ये रिएजेंट यूज़ किया जाता है। अब कॉल फिशर रिएजेंट है क्या कि इसमें आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है इन मेथनॉल। ठीक है, तो ये रिएजेंट कहलाता है कॉल फिशर रिएजेंट। नेक्स्ट है जी, द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो प्राइमरी एप्लीकेशन है, उसका मेन जो मकसद है वो क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस of elements, quantitative analysis of trace metals, analysis of organic compounds या determination of molecular weight। so इसका correct answer है quantitative analysis of trace metals। ठीक है, यानी ये जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, ठीक है, बेसिकली ये ट्रेस एनालिसिस, ट्रेस मेटल एनालिसिस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। सो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट emitted by excited atoms। एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो जो लाइट एमिट करते हैं उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है और इस बेस पे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है मेटल्स की एट ट्रेस लेवल। ठीक है, ट्रेस लेवल पे हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ एक्सरे फ्लोरिसेंस। एक्सरे फ्लोरिसेंस जो है टेक्निक, इसका मोस्ट कॉमन यूज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखें, measure the concentration of heavy metals in soil samples, determining the molecular structure of compounds, identifying unknown compounds in a mixture, और measuring particle size distribution। तो एक्सरे फ्लोरिसेंस जो है इसका कॉमन यूज ये है कि इसको यूज किया जाता है सॉइल सैंपल्स में जो हैवी मेटल्स है उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, और एक्सरे फ्लोरिसेंस जो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंटल एनालिसिस टेक्निक है, ऑफर यूज फॉर डिटर्मिनिंग मेटल्स इन सॉइल, सेडिमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल। यानी सॉइल में, सेडिमेंट्स में, इंडस्ट्रियल मटेरियल में जो मेटल्स है उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं होता? इसमें ऑप्शन है आइन सोर्स, क्वाड्रपोल, सैंपल इंजेक्टर, थर्मोकपल। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है थर्मोकपल। ठीक है, इसमें ज़रा देखिएगा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आइन सोर्स होता है, ठीक है, उसके बाद मैस एनालाइज़र, मैस एनालाइज़र के तौर पे हम क्वाड्रपोल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिटेक्टर। तो ये तो मेजर कंपोनेंट्स हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के। अब थर्मोकपल जो है बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ठीक है, या कह लें कि टेम्परेचर सेंसर है। तो ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो प्राइमरी लिमिटेशन है वो क्या है? ऑप्शन देखिएगा, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कलर्ड सैंपल्स, द मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर सॉलिड सैंपल्स, द एब्जॉर्बेंस डिपेंड ऑन सैंपल थिकनेस, द प्रेजेंस ऑफ ओवरलैपिंग एब्जॉर्प्शन पीक्स में इंटरफेयर विद एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी लिमिटेशन वो ये है कि जो ओवरलैपिंग एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उनकी मौजूदगी हमारे जो रिजल्ट है उसको इफेक्ट करती है। द प्रेजेंस ऑफ ओवरलैपिंग एब्जॉर्प्शन पीक्स में इंटरफेयर विद एनालिसिस।
ठीक है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हाईली यूजफुल टेक्निक है, लेकिन अगर दो कंपाउंड ऐसे मौजूद हों जो क्या करें, जो कि सिमिलर वेवलेंथ को स्ट्रांगली एब्जॉर्व करें, तो वहाँ पे हमारे पास पीक्स क्या होंगी, ओवरलैप होने लगेंगी। जब पीक्स ओवरलैप होंगी तो हमारे पास जो है इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, या हम जो क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ अ कंपाउंड के जो सिमिलर वेवलेंथ पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पीक्स जो हैं वो ओवरलैप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो लो होती है, इट हैज़ अ लो सेंसिटिविटी। ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन तो है ही, इसके अलावा लिमिटेड टू मेटल्स विद हाई एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो इसकी लो सेंसिटिविटी है। तो फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ लिमिटेड सेंसिटिविटी, यानी पीपीएम रेंज तक है, जबकि इसके कंपैरिजन में हम बात करें ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की या आईसीपीएमएस की, तो वो सैंपल को पीपीबी तक भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइट को। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन लाइट सोर्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ड्यूटियम लैंप जो है ये कॉमनली यूज होने वाला सोर्स है, और इट प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इन यूवी रीजन। ठीक है, यूवी रीजन की ये रेडिएशन प्रोवाइड करता है, जबकि जो बाकी हैं टंगस्टन ख़ास तौर पे वो विजिबल रीजन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन एचपीएलसी फॉर कंपाउंड्स दैट डू नॉट एब्जॉर्ब यूवी लाइट। यानी एचपीएलसी में जो हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं उन कंपाउंड्स के लिए जो यूवी लाइट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, तो उनके लिए जो डिटेक्टर है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो एक यूनिवर्सल डिटेक्टर है, ठीक है, इट कैन डिटेक्ट कंपाउंड्स लैकिंग क्रोमोफोर्स। ठीक है, यानी ये तमाम तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए यूज हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। ऐसे कंपाउंड्स के लिए भी कि जिनमें क्रोमोफोर वगैरह नहीं होते, यानी जिनमें यूवी लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो तमाम कंपाउंड्स के लिए इस डिटेक्टर को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हॉलो कैथोड लैंप इज यूज्ड। हॉलो कैथोड लैंप जो है क्यों यूज़ की जाती है, इसमें ऑप्शन है, इट एमिट्स रेडिएशन एट मैनी वेवलेंथ्स, इट एमिट्स रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट बीइंग एनालाइज्ड, इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस सोर्स एंड इट रिड्यूसेस नॉइज इन द सिग्नल। सो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है कि ये वो वाली रेडिएशन जो है अमिट करता है जो कि सैंपल की या एलिमेंट की करेक्टराइज्ड वेवलेंथ होती है। ठीक है, सो इट अमिट्स रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एलिमेंट बीइंग एनालाइज्ड, यानी जिस एलिमेंट को हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ही जो है वही अमिट होती है। तो हॉलो कैथोड लैंप जो है बेसिकली ये नैरो और एलिमेंट स्पेसिफिक एमिशन लाइन प्रोड्यूस करता है, और जो कि मैचिंग एनालाइट एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। ठीक है, यानी एनालाइट ने जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन करनी होती है, तो हॉलो कैथोड लैंप के थ्रू जस्ट वही रेडिएशन जो है उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी, रिटेंशन फैक्टर इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। रिटेंशन फैक्टर से क्या मुराद है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिटेंशन फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि सॉल्वेंट फ्रंट से जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोबाइल फेस, जिसे हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। ठीक है, सो रिटेंशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। और सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, जो सॉल्वेंट है मोबाइल फेज है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन डिपेंड ऑन डिफरेंसेस इन। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किसके डिफरेंस पे डिपेंड करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस ऑफ चार्ज ऑफ एनालाइट। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आयंस को सेपरेट किया जाता है किस बेस पे, चार्ज फंक्शनल ग्रुप की अफिनिटी की बेस पे। ठीक है, ऑन द स्टेशनरी फेज।
क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एनालाइट है, ठीक है, उसमें हम आइंस होंगे, आइंस को सेपरेट किया जाएगा और उन आइंस की स्पेसिफिक अफिनिटी होगी विद द स्टेशनरी फेज, ठीक है। और क्योंकि स्टेशनरी फेज पे क्या होता है, इसमें चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो स्पेसिफिक अफिनिटी की बेस पे कुछ आइंस जो हैं उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, कुछ की क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रेजोल्यूशन इन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फैक्टर जो है वो रेजोल्यूशन को इंक्रीज करता है? तो इसमें ऑप्शन है इंक्रीजिंग कॉलम टेम्परेचर, डिक्रीजिंग कैरियर गैस फ्लो रेट, यूजिंग अ शॉर्टर कॉलम, इंक्रीजिंग सैंपल साइज। तो इसमें करेक्ट आंसर है डिक्रीजिंग अ कैरियर फ्लो रेट, ठीक है। जितना फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा, उतना बेटर इंटरेक्शन होगा एनालाइट और स्टेशनरी फेज का, और रेजोल्यूशन उतनी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक हो गया, यानी एनालिसिस टाइम इंक्रीज होता है जिसकी वजह से रेजोल्यूशन इम्प्रूव होगी, और ये तब होगा जब सॉल्वेंट का या मोबाइल फेज का फ्लो रेट जो क्या हो, लोअर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस द एनालाइट इज डिटरमिन्ड बाय। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि जो सैंपल है उसका वेट मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, मेजरिंग एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन, वेइंग ए स्टेबल प्योर प्रेसिपिटेट। तो बेसिकली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं बल्कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको डिटरमिन करते हैं। सो वेइंग ए स्टेबल प्योर प्रेसिपिटेट इज द राइट आंसर, ठीक है। और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेट, मैस मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें हम प्रेसिपिटेट का क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विद ईडीटीए। तो ईडीटीए जो है इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विद ईडीटीए के लिए जो इंडिकेटर है दैट इज इरियोक्रोम ब्लैक टी। अब होता क्या है कि इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है ये वाइन रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है आइंस के साथ, ठीक है। और होगा क्या कि जब ये इंडिकेटर मेटल से अलग होगा तो इसका कलर चेंज होगा, ब्लू होगा, जो कि एंड पॉइंट ऑफ होता है ईडीटीए में, ठीक है। यानी होता क्या है कि एंड पॉइंट पे जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होता है, जिसकी वजह से इंडिकेटर का कलर चेंज होगा और वो हमें एंड पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोलैरोग्राफी द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज टिपिकली। पोलैरोग्राफी में जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है वो मर्करी इलेक्ट्रोड होता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। और ये कॉमनली यूज होने वाला जो है इलेक्ट्रोड है टू रिन्यूएबल सरफेस, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड वाइड कैथोडिक पोटेंशियल रेंज, ठीक है। इस मकसद के लिए इसको यूज किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, द मेजर एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ओवर वीएल इंडिकेटर इज, ठीक है। जो मेजर एडवांटेज है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का, इसमें ऑप्शन है फास्टर रिएक्शन टाइम, एलिमिनेशन ऑफ कलर चेंज डिपेंडेंस, यूज ऑफ लेस टाइट्रेंट, लोअर कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो हम एंड पॉइंट डिटरमिन करते हैं वो कलर चेंज के बगैर होता है, ठीक है। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है कि एलिमिनेशन ऑफ कलर चेंज डिपेंडेंस, कि एंड पॉइंट जो है वो कलर चेंज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जब एंड पॉइंट हम डिटेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे इसको हम कलर्ड और टर्बिड सोल्यूशन सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि जिसमें हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज उनको डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस लेक्चर का आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम हाजिर